हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य को कम समय में कैसे पढ़ा जा सकता है। यह बीईओ, जेपीएससी, जेएसएससी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का लाभ लेना है फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है मास्टर, बहुत बढ़िया, मास्टर ने बता दिया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। जो नंद वंश था उसको खत्म कर यहाँ मौर्य साम्राज्य बनाया था फ्रेंड, बनाया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? ना चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है फ्रेंड, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने उसे सम्राट बनाने में मार्गदर्शन किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, चाणक्य याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख कौन कौन से शासक थे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका टाइम पीरियड है 321 से 297 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, मतलब इसी ने मौर्य साम्राज्य को बनाया था फ्रेंड। ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक किया था फ्रेंड, यह बात ध्यान में रखना है फ्रेंड। उसके बाद उसका जो बेटा होगा बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। ठीक है, उसका साम्राज्य दक्षिण में, याद रखना है, द्रविड़ देशों तक फैल चुका था। कहां तक? द्रविड़ देशों तक फैल चुका था फ्रेंड। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है अशोक महान, 273 से 232 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राट, अगर सबसे शक्तिशाली पूछा जाए तो अशोक महान। उन्होंने कलिंग युग अभी का उड़ीसा में युद्ध किया था। ठीक है, उड़ीसा में युद्ध किया था, उसी को कलिंग युद्ध कहा गया। 261 ईसा पूर्व के बाद हिंसा से परहेज मतलब छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब इसने युद्ध किया उड़ीसा में, उसके बाद उसने हिंसा छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया फ्रेंड, अपना लिया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। शिलालेख और स्तंभ बनाए फ्रेंड, याद रखना है। अशोक का शासन समाज के कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। वह वेलफेयर चाहता था, डेवलपमेंट चाहता था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के प्रशासन को संगठित किया। राज्य की प्रशासनिक इकाई में मुख्य सचिव है, महामंत्री, प्रांतीय प्रशासक, प्रदेशपाल और गुप्तचर विभाग अर्जक शामिल थे। ये याद रखना है फ्रेंड, इसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है, प्रांतीय प्रशासक को क्या कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
अब देखेंगे कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जो चाणक्य है उसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र में, राज की नीति, पॉलिसी, टैक्स, कराधान, जस्टिस और प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। उसने अपने अर्थशास्त्र में राज की नीति, कराधान, न्याय और प्रशासन के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? ना मास्टर चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि उस समय वहाँ मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित था, मतलब एग्रीकल्चर और बिजनेस पर आधारित था। ठीक है, बहुत बढ़िया। राज्य में राजस्व के स्रोत मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और व्यापार थे। टैक्स का जो स्रोत था फ्रेंड, वह तो कृषि पर था और व्यापार पर था। ठीक है, मतलब टैक्स का जो रेवेन्यू आ रहा था, एक तो व्यापार से और दूसरा कृषि से। मौर्य काल में सिल्क मार्ग के माध्यम से व्यापार का विस्तार हुआ, जिससे मौर्य साम्राज्य को समृद्धि मिली, स्ट्रॉन्ग हो गया। सिल्क मार्ग से व्यापार होता था, जिससे जब व्यापार बढ़ा तो मौर्य साम्राज्य भी स्ट्रॉन्ग हो गया। फ्रेंड, अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य की गिरावट क्या हुआ, क्या कारण था कि इसकी गिरावट हो गई, उसके बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की गिरावट। अशोक महान के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ। जब अशोक का जीवन काल समाप्त हो गया तो उस समय मौर्य साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर हो गया, क्योंकि इसमें शासन चलाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में उभरी साम्राज्य शक्तियां जैसे चोल वंश, सातवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के लिए चुनौती बन गया। दक्षिण भारत में भी उस समय नए नए वंश उभर रहे थे जो मौर्य साम्राज्य को चैलेंज दे रहा था। दूसरी ओर अब देखेंगे फ्रेंड कि एक तो जो नए वंश साउथ इंडिया में बन रहा था वह भी चैलेंज दे रहा था। उसके बाद ब्राह्मणों के खिलाफ अशोक की नीति, ब्राह्मणों के खिलाफ अशोक की नीति और बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य की राजनीतिक एकता को कमजोर करने का कारण बने। अशोक ने बौद्ध धर्म जब धारण किया तो बौद्ध धर्म धारण करने के बाद जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, क्योंकि ये लोग बलि दिया करते थे, जो कि अशोक की नीति में बलि का रोग का प्रावधान था। इसीलिए रोग का प्रावधान लगाया था अशोक ने, इसलिए ब्राह्मणों ने बलि के रोग के विरुद्ध जो रोक लगाया था, इसीलिए इन्होंने उसके एजेंट्स हो गया, उसका विरोध करने लगा मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, उसके बाद 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया और सत्ता पर काबिज हुए, मतलब सत्ता उन्होंने बना लिया। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। फ्रेंड, समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक योगदान। मौर्य साम्राज्य ने कला, स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ही योगदान दिया था। अशोक के स्तंभ, शिलालेख उस समय की कला और शिल्प का अद्भुत उदाहरण है, स्तंभ और शिलालेख। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ठीक है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित कई स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ था। जब हम
आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्तूप, शिलालेख, विहार, स्तंभ सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में। मौर्य काल में चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई, मतलब साइंस